देखिए आज पढ़ते हैं एल्केनों के हाइड्रोजन व्युत्पन्न। एल्केनों के हाइड्रोजन व्युत्पन्न, इसमें एल्केन CrH और एक क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी कर सकते हैं क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इनसे मिल करके और यहाँ से जब H हटा देते हैं तो वो बन जाता है R, जिसे कहते हैं एल्किल समूह। एल्किल समूह मतलब एल्किल समूह और क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, जिसे एक सिंपल शब्द से हैलोजन शब्द से प्रदर्शित किया जाता है। हैलोजन से मिल करके यह बना होता है एल्केनों के हाइड्रोजन व्युत्पन्न, जिसे RH कहा जाता है। RH, इसमें R का मतलब है एल्किल, एल्किल समूह, और H का मतलब हो गया क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। इन तीनों में से कोई है। ठीक है, आज क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है ये मतलब इनको IUPAC नाम में क्या कहा जाता है और इनका नाम क्या होता है, साधारण नाम क्या होता है, इनकी बनाने की विधियां क्या है, कैसे बनाए जाते हैं, फिर इनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग, यही इस चैप्टर में है। और देखें इन्हीं के आधार पर, जैसे इनको RH कहा जाता है, यक्ष की संख्या के आधार पर, जो यक्ष है इस संख्या के आधार पर इन्हें मोनो, मोनोहैलो, दो यक्ष रहेंगे तो डाईहैलो, तीन रहेंगे तो ट्राईहैलो व्युत्पन्न के रूप में जाना जाएगा। ये आगे हम पढ़ेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं RH से। RH जो कि एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इनका नामकरण क्या होगा। नामकरण में RH ये आपको याद रखना है। यहाँ पे R के जगह पे क्या भरेंगे, CnH2n-1, और X के जगह पे क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, ये तीनों भरा जाए। तो क्रमशः एक एक करके भरा जाए। यन का मान यदि 1 रखेंगे इस वाले फार्मूले में तो बनेगा CH, यदि 1 रखें CH, यहां से सिंपल है CH3, और Cl, इसे कहेंगे सॉरी ये CnH2n+1, CH3Cl। C कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या 1 के लिए मेथ शब्द का प्रयोग करते हैं, ये हो जाएगा मेथ। देखें मेथिल क्लोराइड, इसका साधारण जो नाम होगा उसे कहेंगे मेथिल। इसको ही बताए थे कि R को एल्किल शब्द से और इसको क्लोरो शब्द से प्रदर्शित करते हैं, या इसको आइड शब्द के मतलब क्लोराइड कह सकते हैं। ये हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, इसका सामान्य नाम होगा मेथिल क्लोराइड। तो एक सूची बनाते हैं मेथिल क्लोराइड। और IUPAC में देखें, IUPAC में ये जो प्रतिस्थापी होते हैं या जो भी क्रियात्मक समूह क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो होते हैं तो उनको हम पहले लिख लेते हैं।
किस रूप में लिखेंगे, क्लोरो ब्रोमो आयोडो के रूप में आगे लिखते हैं, और इसको इसका जो नाम होता है उसको एल्केन के रूप में हम आगे लिख देते हैं। यहाँ ये हो जाएगा क्लोरो मेथेन, एक सूची बनाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सूची में पहले लिख लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ लिखते हैं साधारण नाम, और यहाँ लिखते हैं IUPAC नाम। CH3Cl अभी तत्काल बढ़ा गया है, इसे कहते हैं मेथिल क्लोराइड। यहाँ पे यदि Br आता है, Br आ जाता है, इसे कहते हैं मेथिल ब्रोमाइड। यदि यहाँ पे CPH5 आ जाता है और यहाँ Br रहता है तो आगे वैसे ही ब्रोमाइड शब्द आगे जोड़ते रहेंगे, और इसे कहेंगे IUPAC नाम में कहा जाएगा क्लोरो मेथेन। C2H5Br ले लेते हैं, इसे कहेंगे एथिल ब्रोमाइड। यहाँ हो जाएगा, पहले इसको आगे लिखते हैं, ब्रोमीन शब्द को पहले लिखेंगे, हो जाएगा ब्रोमो एथेन, या कह सकते हैं 1 ब्रोमो एथेन। आगे यदि यही क्लोरो ब्रोमो आयोडो 3 हो जाए, मतलब 3 कार्बन जब हो जाते हैं, CH3 CH2 क्लोरो शब्द आ जाए, इसे कहेंगे वैसे ही 1 2 3 कार्बन की संख्या 3 की वजह से इसको क्या कहेंगे, प्रोपिल, और यहाँ क्लोराइड, तो प्रोपिल क्लोराइड। IUPAC नाम में 1 2 3 कार्बन की संख्या 3 है, 3 के लिए प्रोपेन शब्द का यूज करते हैं, प्रोपेन, और ये पहले नंबर कार्बन पे क्लोरो समूह है, हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन। ये ज़्यादातर IUPAC नाम आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, ठीक है, वहीं से आप सहारा ले लेंगे। 1 क्लोरो प्रोपेन। आगे देखिए, यही क्लोरो समूह यदि बीच में आ जाए, CH3 CHCl CH3 1 2 3, यहाँ भी 3 कार्बन है, यहाँ इसे कहते हैं आइसोप्रोपिल, साधारण नाम में आइसोप्रोपिल क्लोराइड। यही इसका IUPAC नाम देखा जाए, IUPAC नाम में 1 2 3 यहाँ दूसरा जो कार्बन है उस कार्बन पे क्लोरीन समूह जुड़ा हुआ है, तो यहाँ 1 क्लोरो की जगह पे हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। ऐसे ही यदि इसको भी, इस CH को भी हटा दें, इस CH को हटा देंगे तो हो जाएगा CH3 यहाँ जुड़ गया Br, सामान्यता अन्य रहने दें, CH3 यहाँ हो जाएगा। इसको साधारण नाम में जब 3 ऐसे एक कार्बन से 3 R समूह एल्किल समूह जुड़ने लगते हैं, उसे नियो पार में जोड़ा जाता है, नियो। तो यहाँ इसे क्या कहेंगे, कितने कार्बन है कुल मिलाकर के, कुल कार्बन की संख्या 1 2 3 4 है, हो जाएगा नियो 1 2 3 4 ब्यूटेन नियो ब्यूटिल क्लोराइड। IUPAC नाम देखें, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन इधर दिख रहा है, 1 2 3
इधर से देखेंगे 1 2 3 इधर जाएंगे तो भी 3 के ही लंबी श्रृंखला मिल रही है, तो 1 2 3 कार्बन के लिए। और दूसरे नंबर कार्बन पे यहाँ मेथिल समूह ऐड हुआ है और यहाँ ब्रोमो समूह ऐड हुआ है, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल 1 2 3 जिन के लिए प्रोपेन, क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, ऐसे आप लोग आगे बढ़ाएंगे। ध्यान दें, इसके साधारण नाम को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, टर्शियरी, यानी इसको तृतीयक हैलोजन कह सकते हैं, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड कह सकते हैं, ब्यूटिल ब्रोमाइड तृतीयक, यहाँ 3rd डिग्री तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड भी कहा जाता है। जैसे आप लोग इसमें R की मतलब एल्किल समूह की संख्या के आधार पर यदि R X ऐसे हैं तो R X में यदि ऐसे आ जाए एक RCH2 और यहाँ X समूह जुड़ा हुआ है, इस यहाँ पे इस जो कार्बन है इस कार्बन पर R की संख्या के आधार पर इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी 3 रूपों में बांटा गया है। इस समय इसे प्राथमिक कहते हैं। मतलब यदि इस कार्बन से जुड़ने वाला एक एल्किल समूह हो तो उसे कहेंगे प्राथमिक। यदि इस कार्बन से जुड़ने वाले 2 एल्किल समूह मौजूद हों तो इस समय इसे सेकेंड डिग्री द्वितीयक हैलाइड कहेंगे, द्वितीयक हैलाइड। और यदि इसी कार्बन से जुड़ने वाले मतलब सभी H को हटा दिया जाए, जितने H हैं सभी H को विस्थापित करके वहां एल्किल समूह जोड़ दिया जाए, डबल डैश सिंगल डैश और X रहने दिया जाए, यहाँ ये तृतीयक हैलाइड के रूप में आते हैं, तृतीयक हैलाइड के रूप में आते हैं। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हैलाइड में तृतीयक जो हैलाइड होता है वो ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। मतलब इनकी अभिक्रियाशीलता का क्रम ये है, अभिक्रियाशीलता का क्रम मतलब तृतीयक हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, सेकेंडरी हैलाइड ज्यादा उससे थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है, और प्राथमिक हैलाइड जो होते हैं वो माने इन दोनों से कम क्रियाशील होते हैं। इसी क्रम में यदि हम HX HI इसको भी पढ़े होंगे आप लोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HX में HCl HBr और HI को पढ़े होंगे, तो इन तीनों में अधिक रिएक्टिव ये होता है, सबसे अभिक्रियाशील HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl होता है। तो इनको ध्यान में रखेंगे, इसको नोट में लीजिए। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तृतीयक हैलाइड, उसके बाद द्वितीयक हैलाइड, उसके बाद तृतीयक हैलाइड, मतलब सबसे अधिक ये, उससे कम ये, उससे कम ये। वैसे ही HCl HBr और HI में HCl HBr और HI में HI सबसे अधिक, HBr उससे कम और HCl उससे कम होता है। आगे देखें, नामतंत्र हो गया, अब पढ़ना है बनाने की विधि। बनाने की विधि में RX को बनाना है। अब कैसे बनाया जाएगा? सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया एल्केन समूह में, वहां किया जाता है मेथेन से
मेथेन में क्लोरीन की क्रिया Cl2 की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। प्रकाश की उपस्थिति मतलब CH4 Cl2 से Hμ की उपस्थिति में प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। यहाँ CH4 एक H एक Cl के साथ HCl बना देता है और एक Cl CH4 H को विस्थापित करके वहाँ CH3Cl बना देता है। इसे कहते हैं मेथिल क्लोराइड। लेकिन ये अभिक्रिया अभी रुकती नहीं है, ये अभिक्रिया निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। CH3Cl Cl2 Hμ, यहाँ क्या होगा, ये एक और H और एक Cl यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ बच जाएगा CH2Cl2 मतलब यहाँ डाई हैलाइड बना। आगे ये क्रिया आगे निरंतर बढ़ती रहेगी। CH2 प्लस Cl2 HMO की उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगे। HMO की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी Cl ऐड हो जाएंगे, जिसे क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। आगे आप लोग क्लोरोफॉर्म पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, अंत में आएगा क्लोरोफॉर्म। तो बनाने की विधि में एक विधि ये भी है, क्लोरोफॉर्म बनाने की एक विधि में इस तरीके से भी मेथेन में क्लोरीन की क्रिया द्वारा भी क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। लास्ट में ये निष्क्रिय विलायक के रूप में बदल जाते हैं। CH3 Cl2 HMO की उपस्थिति में क्रिया होगी, यहाँ बन जाएगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि एक निष्क्रिय विलायक हो जाता है। इसके म्यू का मान, निष्क्रिय विलायक का मतलब म्यू का मान 0 हो जाए। ठीक है, आगे देखें। यहाँ RH तो बन जाता है, मतलब CH3Cl तो बन जा रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारे जैसे CH2Cl2 मिक्स है, क्लोरोफॉर्म भी मिक्स है, CCl4 भी मिक्स है। इसके लिए मेथेन समूह मतलब मेथेन समूह और Cl इन दोनों के आयतन को रोक करके, मतलब एक निश्चित आयतन के रूप में भेज करके हम यहाँ मेथिल क्लोराइड बना सकते हैं। और इसको उसमें एथिल क्लोराइड और भी मतलब बहुत सारे क्लोराइड आएंगे, जिसको हम प्रभाजी आसवन के द्वारा प्रभाजी आसवन समझ रहे हैं। प्रभाजी आसवन का मतलब जब दो अत्यधिक निकटवर्ती, जैसे जल है, माना गया कि जल है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे अधिक एथेनॉल या अन्य मतलब कोई एक ऐसा कंपाउंड ले लें जिसका क्वथनांक 102 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 102 डिग्री सेंटीग्रेड हो। हम इन दोनों को 102 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे। 102 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ रख के दोनों को एक साथ गर्म किया जाएगा। यहाँ दोनों मिक्स हैं, माने 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला भी और 101 डिग्री सेंटीग्रेड वाला भी यहाँ से गर्म होगा, दोनों गर्म होंगे। जब 102 डिग्री सेंटीग्रेड को गर्म करेंगे, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड वो भी ऊपर उठेगा, मतलब यहाँ वाष्प के रूप में दोनों बदल जाएंगे, तब ऊपर जाएंगे। यदि यहाँ जाते हैं तो यहाँ जब स्पेस मिलता है तो उनका टेम्परेचर कुछ कम होगा। जो ही टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर 102 से यदि कम होगा, ये वाला जो एक जिसका मेल्टिंग पॉइंट जिसका क्वथनांक 102 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो क्या कर जाएगा, वहीं से नीचे हो जाएगा और फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला ऊपर चढ़ता जाएगा। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड को हम क्या करते हैं, अलग किसी पात्र में यहाँ वेपोरेट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। फिर यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला यहाँ एकत्रित हो जाता है और 102 वाला इधर एकत्रित हो जाता है। मतलब इस विधि को प्रभाजी आसवन कहते हैं, जिसमें ये स्तंभ प्रयोग होता है, उसे प्रभाजी स्तंभ कहा जाता है। ये 11th में है, यहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे। देखिए, तो यहाँ से
CH3Cl को प्राप्त करने के लिए हमें प्रभाज्य आसवन को देखना पड़ेगा कि यहाँ प्रभाज्य आसवन के द्वारा और मेथेन और क्लोरीन के आयतन को निश्चित करके यहाँ पे CH3Cl को प्राप्त कर सकते हैं। आगे 11th में आपको पढ़े होंगे मार्कोनिकॉफ का नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम दूसरी विधि है। पहली विधि थी मेथेन पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा। जब मेथेन पर क्लोरीन की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है तो वहाँ मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। मेथिल क्लोराइड के साथ साथ वहाँ हमें बताया गया कि वहाँ एथिल डाइहैलाइड भी प्राप्त हुआ था और क्लोरोफॉर्म भी प्राप्त हुआ था, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी प्राप्त हुआ था। तो इनको हम प्रभाज्य आसवन के द्वारा मेथेन और क्लोरीन के निश्चित आयतन करके मेथेन और क्लोरीन के निश्चित आयतन को रख करके हम मेथिल क्लोराइड प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पढ़ना है किसी एल्कीन से एल्कीन हैलाइड बनाना। एल्कीन हैलाइड कैसे बनाया जाए? एल्कीन हैलाइड बनाना कैसे बनेगा? एल्कीन, जब एल्कीन पर किसी हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है, ये मार्कोनिकॉफ का नियम है। मार्कोनिकॉफ का नियम जो फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़े हैं या नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ से देख लेंगे मार्कोनिकॉफ का नियम। जब किसी असममित कार्बन परमाणु युक्त एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये असममित एल्कीन है। इस पर जब हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है तो हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग एल्कीन हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। देखेंगे तो ये X वहां जुड़ेगा जिस कार्बन परमाणु पर द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु जो होंगे उनमें से जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, मतलब हाइड्रोजन परमाणु संख्या यहाँ कम है, जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी वही वो ऐड होगा। देखें प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH। ध्यान देंगे जुड़ने की बात हुई है और जुड़ने की प्रक्रिया में ये द्विबंध टूट जाता है। क्या हो जाएगा? ये सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा। यदि ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहां से डबल बॉन्ड में जनरेट होगा, डबल बॉन्ड फिर एकल बॉन्ड में आ जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड में आ जाता है। या CH3CH पहले से है, यहाँ से X यहाँ ऐड होगा, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ H। ठीक है, मतलब ये H यहाँ ऐड हो जाएगा और ये X यहाँ ऐड हो जाएगा और ये द्विबंध टूट जाएगा। ओके, तो फिर एक बार नियम सुन लें। जब किसी असममित कार्बन युक्त एल्कीन पर जब हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है तो हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग द्विबंध युक्त उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। ठीक है, ये रहा एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। इसी से संबंधित आता है एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। सेम ऐसे ही है, थोड़ा सा इसके ठीक उल्टा एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम देखें। एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम में सारा चीज यही है, बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है। एंटी मार्कोनिकॉफ में यहाँ कोई उत्प्रेरक प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ कार्बनिक परऑक्साइड प्रयोग किए जाते हैं। जैसे इसी रिएक्शन में देखा जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2
इस पर यदि हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है लेकिन उपस्थिति हो जाती है, यहाँ हम किसी कार्बनिक पराक्साइड अब देखें पराक्साइड शब्द आया, इसका मतलब ये कि ऑक्सीजन सिंगल वन एसिड, ठीक है। हम कह सकते हैं O2 पर -2, ये यदि ले लिया जाए तो वहां ये पराक्साइड के रूप में होंगे, किस रूप में होंगे? पराक्साइड के रूप में। अब ध्यान देंगे कार्बनिक पराक्साइड का एक एग्जांपल बेंजाइल पराक्साइड की उपस्थिति में या यहाँ कोई भी कार्बनिक पराक्साइड की उपस्थिति होगी, तो ये जो रिएक्शन हुआ है वो ठीक उल्टा हो जाता है। मतलब यहाँ हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग है वो उस द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिकतम होती है, ठीक है। इन दोनों में हाइड्रोजन परमाणु संख्या अधिकतम इसके पास है, अर्थात यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CH3CH, यहाँ H बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा CH2Br या X, ठीक है। ये चीज बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एल्कीनों से हम एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं, एल्कीनों से एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखें तो मार्कोनिकॉफ का नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम आपको समझ लीजिए। आगे देखें यदि एल्कोहल पर HX का योग हो जाए, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड का योग हो जाए, तो एल्कोहल HX यहाँ RX प्लस H2, जब एल्कोहल पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है तो वहाँ एल्किल हैलाइड और जल प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड और जल। देखें एल्कोहल का मतलब ROH, यहाँ देखें जब ROH से जुड़ा हुआ है और यहाँ HX है, ये दोनों मिलकर के यहाँ से जल का अणु बना लेते हैं और X वहाँ ऐड हो जाता है, ठीक है। तो एक सामान्य एल्किल ले लेते हैं CH3OH प्लस HX के जगह पे Br ले लेते हैं, पहले I ले लीजिए, तो उससे क्रियाशील I होता है, HI होता है। तो यहाँ हो जाएगा HOH लेकर के H2O बना देंगे, बचा क्या? CH3 और I, ये सिर्फ अभिक्रिया गर्म करने पर ही हो जाएगी। देखें आगे बढ़ते हैं C2H5OH प्लस यदि HBr करते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो यहाँ C2H5 और OH मिलकर के जल बना देंगे और Br यहाँ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा ब्रोमो एथेन, 1 ब्रोमो एथेन और जल का ये भी अभिक्रिया गर्म करने पर ही हो जाएगी। लेकिन यदि हम लोग HCl लें, मतलब C2H5OH के साथ यदि HI लेते हैं, HI लेंगे तो HCl लेते हैं, HCl लेने की प्रक्रिया में यहाँ आपको चूंकि बताया गया है, नोट में लिखवाए हैं HI, HBr और HCl में सबसे अधिक क्रियाशील HI, उससे कम क्रियाशील HBr और उससे कम क्रियाशील HCl होता है। तो यहाँ ये कम क्रियाशील है तो क्या करेगा, यहाँ कुछ न कुछ प्रेरक लगाना पड़ेगा, नहीं तो अभिक्रिया स्लो हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे निर्जल जिंक क्लोराइड क्या लेंगे, जिंक ZnCl, ZnCl2 लेते हैं
निर्जल जिंक क्लोराइड दिया जाता है, इस स्थिति में यह विक्रिया थोड़ी जल्दी हो जाती है, OH और H बाहर निकल जाते हैं, Cl2 ऐड हो जाता है। यदि हम इसको नहीं लगाते, सपोज कि हम इसको नहीं लगा रहे, उत्प्रेरक नहीं लगा, ये बनता क्या, C2H5 OH, ऐसे ये जुड़ा रहता है, आगे नहीं बढ़ता। तो फिर जो ही निर्जल ZnCl2 यहाँ लगाया जाता है, CH2H5 OH और H यहाँ से लुप्त हो जाते हैं और Cl वहाँ बाहर निकल जाता है, C2H5Cl प्राप्त होता है। आगे देखें तो यहाँ भी एक विधि है, एल्कोहल के द्वारा एल्कोहल पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें। एल्कोहल की फास्फोरस हैलाइड से एल्किल, एल्कोहल पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की क्रिया, ध्यान दें फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और साथ में ये भी कर लेते हैं PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया दोनों एक साथ करते हैं। तो देखें PCl3 और PCl5 में पहले PCl5 को देखेंगे। तो यदि RH एल्कोहल है ना, ROH पर यदि PCl5 की क्रिया कराते हैं तो PCl5 से 3 क्लोरीन समूह, मतलब यहाँ पे Cl और यहाँ पे 2 आधे बंद से ऐसे Cl भरा होता है, मतलब ये दोनों मिलाकर के एक उपसंयोजक बंध है। ठीक है, यहाँ से पहले PO और यहाँ से 2 Cl, 3 Cl, ये वाला Cl इधर वाला, तो ये तीनों Cl एक साथ और यहाँ से ये, बस यहाँ से मुक्त कौन हो रहा है, ये दोनों मुक्त हो रहे हैं। ठीक है, PCl3 और यहाँ से 2 बंद जो खाली हो रहा है ये ऑक्सीजन समेट ले रहा है। फिर एक बार देखें, ROH यहाँ प्लस PCl और यहाँ ऐसे कर सकते हैं, मैंने आधा उपसंयोजक बंध यहाँ है Cl का और एक Cl। ठीक है, यहाँ से ये PCl3 के रूप में और यहाँ से एक ऑक्सीजन ये मुक्त हो जाता है और ये बना लेते हैं RCl। क्या बना लेंगे, RCl और एक Cl जो बच रहा है इसके साथ ये Cl बना लेता है। तो बनेगा क्या, पहले तो बन जाएगा RH जो हमें बनाना है, RH ना करके हम Cl करें, RCl बन गया RCl, और दूसरा जो बना यहाँ दिख रहा है HCl, और तीसरा जो दिख रहा है POCl3, क्या दिख रहा है, POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड, POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड। RCl यहाँ बन गया, RCl, HCl और फास्फोरिल क्लोराइड। अब ये हमेशा याद रखेंगे, जब भी कभी PCl5 मिले और उसके दूसरे मतलब दूसरा जो यहाँ उत्पाद जो दूसरा जो यहाँ सब्सटेंस है जो क्रियाधार है उससे उसमें यदि कहीं ऑक्सीजन दिख जाता है, यदि इसकी क्रिया यहाँ इसके साथ होती है और इसके पास ऑक्सीजन है, तो
तो ये इस ऑक्सीजन को लेकर के पहला काम कि वो फास्फोरिल क्लोराइड बना देगा। ठीक है, दो अभिकारक हैं, इस अभिकारक में यदि ऑक्सीजन मौजूद है और दूसरा अभिकारक PCl5 है, तो वहां पहला काम होगा कि PCl5 इस ऑक्सीजन को लेकर के पहले फास्फोरिल क्लोराइड बना देगा, फिर जो अभिक्रिया होगी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको सही से लिख लिया जाए, तो समझाने के लिए था PCl5ROH क्या बना RX प्लस HCl प्लस POCl3। यदि यही क्रिया PCl3 से कराएं तो यहां बन जाता है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, फास्फोरस अम्ल H3PO3 और RCl बन जाता है। RCl को जानते ही हैं, एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, और ये है आर्थो फास्फोरस अम्ल, आर्थोफॉस्फोरस। अब देखेंगे अभिक्रिया कैसे हुई, क्योंकि यहाँ ROH है और यहाँ P के साथ 3 Cl ऐसे जुड़े हैं। यहाँ होता क्या है